मदर देखी थी 12 साल पहले। यहाँ देखे 2-3 आदमी मेरी मदर को पकड़े हुए हैं। मैंने ये कौन सी बुढ़िया है, हमारे घर में तो कोई ऐसी नानी वानी है नहीं, तो ये कौन पकड़े हुए हैं। तो उसने उधर से चलाया, मेरा बेटा आज जन्म हो गया। जिन बच्चों को बिल्कुल अपनी गोद में रखता था वो आज मेरे कद के बराबर हो गए हैं। सर मैं जिस प्रॉब्लम से निकल के आया हूँ आपको उसका अंदाज़ा नहीं। सिर्फ उस वक्त में उस कंडीशन में मेरे साथ मौलाना खड़े थे उस वक्त में, और मेरे घर वाले कुछ थे सर, और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया मौलाना के अलावा। इंसाफ ये है कि उन हाथों को रोका जाए कि किसी बेगुनाह की लाइफ बर्बाद न की जाए। किसको दोष देंगे, किसे आप मुजरिम ठहराएंगे? गवर्नमेंट को। बेगुनाही की सजा। जी हां, बात उन लोगों की जिन्होंने जेल में बेगुनाही की सजा काटी है, और वो भी 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 11 साल, या फिर यूं कहा जाए कि 11 साल से भी ज्यादा समय तक वो सलाखों के पीछे रहे। 2005 में दिल्ली सीरियल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किए गए श्रीनगर के मोहम्मद रफीक शाह हो या फिर मोहम्मद हुसैन फाजली, दिल्ली पुलिस की नाकामी ने न सिर्फ उनकी जिंदगी के बेशकीमती साल छीन लिए, बल्कि आज जब वो अपनों के बीच में लौटे हैं तो सब उन्हें अनजान नजरों से देखते हैं। साल उसने मुझे देखा नहीं, तो मैं उसको जब गोद में पाया वो रोने लगी। सिस्टर ने मुझे कान में कहा, इसको रोको, हो सकता है इसका ब्रेन अटैक हो जाए। दूसरा, श्रीनगर के इस घर में कल तक किसी का आना जाना नहीं होता था। रास्ते सुनसान पड़े रहते थे, लेकिन आज यहाँ लोगों की चहलकदमी अचानक बढ़ गई है, क्योंकि इस घर में रहने वाले मोहम्मद हुसैन फाजली कोर्ट से बरी हो गए हैं और 11 साल के लंबे इंतजार के बाद उनसे मिलने वालों का सिलसिला जारी है। मां को भी अब तसल्ली है कि उनका बेटा घर लौट आया है। फाजली पर 2005 में दिल्ली में हुए सीरियल धमाके में शामिल होने का आरोप लगा था। कोर्ट में लंबी जिरह चली तो फैसला आते आते 11 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। हमने वहां से निकलने के बाद ये सोचा था कि अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे। अब वो सारी सफरिंग जो है पेरेंट्स को देखकर हम भूल गए। अब हमारे सामने अभी सबसे बड़ा जो सफरिंग है और जो सफ़र हमारे लिए है वो है कि पेरेंट्स किस तरह ठीक रहे। लेकिन सवाल वही है जो जख्म और प्रताड़ना इन बरसों में एक बेगुनाह को झेलने पड़े, उसकी भरपाई कौन करेगा? बेटे पर जो बीती सो बीती, लेकिन बेटे के साथ साथ माँ के लिए भी ये वनवास की तरह था। माँ के आंखों के आंसू जरूर सूख चुके हैं, लेकिन आंखों में सवाल आज भी कई हैं। फाजली से हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला ने जब मुआवजे को लेकर सवाल किया तो फाजली ने अपने जैसे बेगुनाहों को छोड़ने की मांग की। हम यही चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा काम करे कि जो हमारी तरह बहुत सारे बेगुनाह जेलों में बंद हैं, उन केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए और उनकी लाइफ बर्बाद, उनके पेरेंट्स की लाइफ बर्बाद होने से बचाया जाए। वैसे इस पूरे मामले में सबसे बड़ी फजीहत दिल्ली पुलिस की हुई है, जिसने 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में एक के बाद एक 3 धमाके के आरोप में मोहम्मद हुसैन फाजली को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था और उस पर देशद्रोह और आतंकी घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया था। फाजली पर आईपीसी की धारा 121, 121 ए, 122, 122 बी, 302, 120 बी, 307 समेत कई धाराएं जोड़ दी गयीं। लेकिन लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस की पूरी थ्योरी गलत साबित हुई और कोर्ट ने फाजली को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया। 11.5 साल के करीब केस चला। इतना लंबा वक्त नहीं लगना चाहिए था, पर लगा और काफ़ी वक्त लगा क्योंकि कई सारे गवाह जो थे, जो इंजर्ड थे, जो फौत हुए थे, कोर्ट ने उनको भी एग्जामिन किया। बरी होने के बाद मोहम्मद हुसैन फाजली जब श्रीनगर में अपने घर पहुंचे तो उनका एक इम्तिहान यहाँ भी शुरू हुआ, लेकिन यह इम्तिहान आतंकी हमले में अपनी बेगुनाही साबित करने जैसा बड़ा नहीं था, क्योंकि अब उनके बहन के बच्चे उनसे ये पूछकर चुटकी ले रहे हैं कि क्या वो उन्हें पहचानते हैं। जो कजन्स के बच्चे हैं
वो मेरा इंटरव्यू लेता है, यहाँ पहुँच जाता है कि हाँ बता मैं कौन हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, मैं कौन, क्योंकि मेरे सामने थे ही नहीं। तो मैं इसको कहता हूँ कि बेटा नंबर मिला के दे दो, इसको ऑन ऑफ करो, कि इसको चलाना आता है, मेरे को चलाना नहीं आता। फाजली को तो उनके 12 साल कोई नहीं लौटा सकता, लेकिन वो भी किसी से बैर नहीं रखना चाहते। हालांकि इसके लिए सिस्टम को वो ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि जो सिस्टम दोषी और बेगुनाहों को पहचानने में गलती करे, उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन इतना होने के बावजूद उन्हें आज भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरा यकीन है। 2005 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट मामले में मोहम्मद हुसैन फाजली की ही तरह मोहम्मद रफीक शाह ने भी बिना किसी कसूर के 11 साल से ज्यादा का वक्त जेल की सलाखों के पीछे गुजारा। रफीक को भी दिल्ली पुलिस ने आतंकी हमले के कुछ दिन बाद ही श्रीनगर से गिरफ्तार किया था, लेकिन कोर्ट ने उनके खिलाफ भी दिल्ली पुलिस की दलीलें नहीं मानी और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। अब वो भी अपने परिवार के साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू करने में जुट गए हैं। हमारी फिक्र में खुद अल्लाह तबारक व तआला है, लिहाजा बंदों को कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये एक कैदी का पैगाम है, उस कैदी का जिसने अपनी बेगुनाही की सजा कैद खाने में काटी। बेगुनाही की सजा वो भी 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि 11 साल। इसलिए इस पैगाम को गौर से सुनना लाजमी है। हमारी सरकार को, हमारे सिस्टम को, हमारी न्यायपालिका को, हम सब देशवासियों को। हमारी फिक्र में खुद अल्लाह तबारक व तआला है, लिहाजा बंदों को कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। सिर पर टोपी, आंखों में झांकती भविष्य की चिंता और होठों पर 1 दशक से ज्यादा वक्त बाद अपनों के बीच होने से खुद ब खुद तैर जाने वाली मुस्कुराहट। किस्मत का मारा या खुशकिस्मत जो भी कह ले, लेकिन इस शख्स का नाम है मोहम्मद रफीक उर्फ मंसूर। लेकिन नाम में क्या रखा है? किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। किस्मत के इसी खेल के नए पड़ाव पर पहुंचने के बाद घर में अपनों का, खैर मांगने वालों का, खैर चाहने वालों का तांता लगा है। इस वक्त ये परिवार इनकी खैर चाहने वालों के खैर मकदम में लगा है। मेहमान खाने में चाय की प्याली खाली होती नहीं कि नई आ जाती है। अपने चूम रहे हैं ताकि नजर न लगे, कुछ हाथ मिला रहे हैं तो कुछ दिल जोड़ रहे हैं। इन 11 वर्षों में जो कुछ टूटा, जितना कुछ पीछे छूटा, उसके बाद ये लाजमी भी है। अभी तो नयापन ही महसूस हो रहा है। जो जिन बच्चों को बिल्कुल अपनी गोद में रखता था, वो आज मेरे कद के बराबर हो गए हैं। बहुत कुछ बदला है इन 12 सालों में। रफीक पर मुसीबत 29 अक्टूबर 2005 को तब शुरू हुई जब दिल्ली सीरियल ब्लास्ट से थर्रा गया। एक धमाका दिल्ली के मशहूर बाजार सरोजनी नगर में भी हुआ। कुछ देरी पर होने वाले इन धमाकों में 117 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। साजिश रचने वालों की तलाश करती दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के हाथ रफीक तक पहुंच गए। जांच एजेंसी ने तब दावा किया था कि रफीक लश्कर तैयबा के कमांडर के संपर्क में थे। मोबाइल फोन रिकॉर्ड और CDR से इसे साबित करने की कोशिश की गई। इसी केस के एक और आरोपी फाजली ने रफीक के घर की शिनाख्त की। गंभीर धाराओं के तहत देशद्रोह और आतंकी होने के केस दर्ज किए गए और गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ गुनाह कबूलवाने के लिए टॉर्चर का सिलसिला। इलॉबरेट अगर आप करेंगे। 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ, वो नाकाबिल बयान। यहाँ पे हुआ, दिल्ली में यहाँ भी हुआ और दिल्ली में भी हुआ। रफीक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जो भी दावे किए हों, लेकिन हकीकत कुछ और होने के दावे किए गए। रफीक कश्मीर यूनिवर्सिटी में MA के छात्र थे। कश्मीर यूनिवर्सिटी में दिल्ली धमाके के दिन रफीक को कॉलेज में मौजूद बताया। अखबारों में रफीक की हकीकत छपने लगी। रफीक को पढ़ाने वालों से लेकर उनके साथ पढ़ने वालों ने समर्थन में हलफनामे दिए। बाद में यही सब रफीक की बेगुनाही के सबूत बने। लेकिन गिरफ्तारी से लेकर बेगुनाही तक इन 11 साल में रफीक का बहुत कुछ छिन गया। जो 10 साल के बच्चे थे वो जवान हो गए। गोद में खेलने वाली बहनें सयानी हो गई। छोटी बहनों की शादी हो गई, वो माँ बन गई। और रफीक जब घर लौटे तो नए मेहमान न केवल होशमंद हो चुके थे, बल्कि आमीन कहने लायक भी। आज भी पिता उन लम्हों को नहीं भूल पाए हैं जब घर का चिराग दूर दिल्ली में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया था। गांव में रहे 12 साल,
क्योंकि बेगुनाह हमको बच्चा बेगुनाह था, इधर यूनिवर्सिटी में था, क्लास में था। वाइस चांसलर ने भी लिखा, प्रोफेसर ने भी सर्टिफिकेट दे दी, काऊ ने भी एफिडेविट दे दिया, प्रोफेसरों ने एफिडेविट, लड़कियां इसके साथ थी क्लास में, उन्होंने एफिडेविट दे दिया। उनके यहाँ मशकूर हैं, और फिर भी उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया। कोर्ट से बेगुनाही साबित होने में 11 साल लगे। इन 11 वर्षों में रफीक की उम्र हुलिया ही नहीं, जिंदगी भी बदल गई। रफीक को खुदा पर यकीन है। वो बंदूक और ताकत की बोली बोलने वालों को पैगाम दे रहे हैं और कह रहे हैं, किसी और रफीक के साथ ऐसा मत करना प्लीज। श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला के साथ अमित कुमार सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। फाजली और रफीक ने तकरीबन 12 साल जेल में गुजारे, लेकिन आखिरकार दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के बाद दोनों को रिहा कर दिया गया है। अब उसके परिजन लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि फाजली और रफीक ने जो तकरीबन 12 साल जेल के चारदीवारी में गुजारे हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट बिमल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। सिर्फ यही दो ऐसे नहीं हैं जिन्होंने बेगुनाही की सजा काटी हो, ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने वो सजा काटी जिसका उन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया। उन लोगों से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बेगुनाही की सजा यूपी के देवबंद में रहने वाले शाकिर अंसारी को भी भुगतनी पड़ी। मई 2016 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सड़क पर फेरी लगाने वाले शाकिर को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया, लेकिन जब मामला अदालत में पहुंचा तो पुलिस की थ्योरी कोर्ट में नहीं टिक पाई और शाकिर को बरी करना पड़ा। कुर्सी पर गुमसुम बैठा ये है मोहम्मद शाकिर अंसारी। शाकिर आज भी 5 मई 2016 की वो मनहूस सुबह भुला नहीं पाता, जब उसे अचानक करीब 5 बजे घर में सोते वक्त उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया। इस आरोप में गिरफ्तार किया गया उसे कि वो एक आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एसटीएफ और देवबंद पुलिस के संयुक्त अभियान में हुई इस गिरफ्तारी के बाद पूरा शहर सन्न रह गया था। किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि सड़कों पर फेरी लगाने वाला शाकिर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। मौलाना ने मेरा जो है पहले दिन से ही बहुत साथ दिया है। अरेस्टिंग के बाद से मेरे सब घर वाले उनके पास इकट्ठे होकर गए थे। उन्होंने ही हमारी शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने ही रहबरी की है। हजरत ने मेरा दिल से साथ दिया है और जब उनको मेरे बारे में पता चला वो रोए भी मेरे लिए। शाकिर की गिरफ्तारी के बाद तो उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शाकिर के पिता अपाहिज हो गए। जिस घर में किराए पर रहते थे, मकान मालिक ने रातों रात घर छोड़ने के लिए कह दिया। जब उसको उठाया तो घर वाले तो परेशान हो गए बहुत। उसकी वालिदा की हालत खराब हुई, उसके वालिद की हालत खराब हुई बहुत। और कुछ दिन के बाद उसके वालिद को फालिज पड़ गया। उसकी वालिदा तो थी वो एकदम टेंशन में हो गई और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। बहुत ज़्यादा सारा घर परेशान रहा उसकी वजह से। बस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दावा किया था कि शाकिर अपने साथियों के साथ एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। यहाँ तक कि उस पर जैश ए मोहम्मद के लिए आतंकवादियों की भर्ती करने का आरोप भी मढ़ दिया गया। लेकिन स्पेशल कोर्ट के सामने पुलिस शाकिर पर लगा एक भी इल्जाम साबित नहीं कर पाई। कोर्ट में सबमिशन ये रहा कि जो कन्वर्सेशन है उसमें कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक जनरल जो है कन्वर्सेशन है। तो जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट करते हुए हमारी प्ली को, शाकिर अंसारी को, जितने भी सेक्शंस में पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी उसमें उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो बेचारा अच्छा खासा काम कर रहा था, यहाँ से फड़ पे काम लगा हुआ था, अपनी दुकान कर रहे थे, हम फड़ पे बेचे थे, मस्जिद की सामान बेचे था कुछ। तो पता नहीं उसके तो कोई मालूम ही नहीं था। अच्छा खासा नमाजी आदमी था, नेक काम करने वाला आदमी था। सबूतों के अभाव में शाकिर तो 10 महीने जेल में रहने के बाद बरी हो गया। लेकिन वो आज भी पूछता है कि उन 10 महीनों का दोषी आखिर कौन है, आखिर क्यों उसे बेवजह 10 महीने जेल के भीतर रखा गया। और तो और उसके साथ गिरफ्तार 2 और लोग आज भी जेलों में कैद हैं।
मोहम्मद शाकिर अंसारी इसी तरह से देवबंद के इलाके में फेरी लगाकर अपना जीवन यापन करता था, लेकिन एक सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जवानों ने देवबंद के इन्हीं इलाकों से उसे गिरफ्तार कर लिया। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का उस पर आरोप लगा, लेकिन कोर्ट से बेगुनाही का सबूत मिलने के बाद अब शाकिर के परिजन ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरीके से शाकिर की गिरफ्तारी की गई है और जिस तरीके से उसके परिवार की बदनामी हुई है, उसकी भरपाई कौन करेगा। अमित कुमार सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और ऐसे कई मामले हैं जिनमें दिल्ली पुलिस की थ्योरी कोर्ट में जाकर नाकाम हो गई। कई ऐसे लोग हैं जिन पर पुलिस ने आतंकवादी और देशद्रोह का आरोप लगाया, लेकिन बाद में कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया। आइए आपको बताते हैं। दरअसल 2006 में कोर्ट ने आफ्ताब और अल्ताफ हुसैन के नामक दो शख्सों को भी देशद्रोह के आरोप से बरी किया। 2003 में दोनों को लश्कर का आतंकी बताकर गिरफ्तार किया गया था। वहीं दिसंबर 2007 में दिल्ली की कोर्ट ने गुलजार और मोहिउद्दीन को बरी किया। पुलिस दोनों के आतंकी होने का कोई सबूत नहीं पेश कर सकी। कुछ इसी तरह से दिसंबर 2008 में अदालत ने मिराजुद्दीन को देशद्रोह के आरोप से बरी किया। 29 मार्च 2009 को पुलिस ने मिराजुद्दीन को संदिग्ध आतंकी बताकर गिरफ्तार किया था। जनवरी 2009 को अदालत ने अयाज अहमद नाम के शख्स को बरी किया, तो दिल्ली पुलिस ने 2004 में अयाज को आतंकी होने के शक में गिरफ्तार किया था। वहीं 8 जनवरी 2010 को कोर्ट ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून पर हमले की साजिश रचने के 4 आरोपियों को भी बरी किया और इन चारों को 2005 में गिरफ्तार किया गया था। कुछ इसी तरह से 25 नवंबर 2012 को दिल्ली हाई कोर्ट ने लाजपत नगर बम ब्लास्ट मामले में निचली अदालत से फांसी की सजा पाए 2 आरोपियों को बरी कर दिया। इसी मामले में 4 आरोपियों को निचली अदालत ने पहले ही बरी कर दिया था। 1996 में लाजपत नगर में हुए बम धमाके में 13 लोगों की मौत हुई थी। मार्च 2016 को अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी किया। दिल्ली पुलिस ने टुंडा को लश्कर-ए-तैयबा का बम एक्सपर्ट बताते हुए गिरफ्तार किया था। और यहां पर रुकना है कुछ ही पलों के लिए।